अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो एक टैक्सी ड्राइवर था और जो टैक्सी उसे चलाने के लिए दी गई थी वो उसके मरहूम बाप की थी और माँ की मिल्कियत थी। वो इस काबिल तो नहीं था कि गाड़ी उसके हवाले की जाती, लेकिन बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अगर उस पर भरोसा न किया जाता, उसके कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ न डाला जाता तो उसका जाना बजा था। लेकिन पहले ही माँ उसने साबित कर दिया कि वो नाअहल और निकम्मा है। उसने टैक्सी की आमदनी की बजाय कर्जों की लिस्ट माँ के हाथ में थमा दी थी। जो टैक्सी कई महीनों से बगैर टूट फूट के चलती रही, उसने एक ही महीने में मुतअद्दिद बार वर्कशॉप जाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी अजमल पर ही आयद होती थी। माँ ने जैसे तैसे उसके बाप की जमा पूंजी में से वर्कशॉप का कर्ज अदा कर दिया, मगर चाबी भी उससे वापस ले ली और सबसे छोटे बेटे अकमल के हाथ में थमा दी, जिस पर वो मुश्तइल हो गया और उसने भाई को मारा। माँ दरमियान में आई तो उसको भी 2-3 हाथ जमा दिए और घर से निकल गया। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, उसने अपनी जन्नत खुद ही गंवा दी थी और वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। वो अजीज़ो अकारीब में जिसके पास भी गया उसे धुतकार दिया गया, उस पर लान तान की गई। गोया जन्नत के मुंह फेरते ही दुनिया वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया था। मजबूरन वो वैगनों में कंडक्टरी करने लगा और अपने एक दोस्त की वर्कशॉप में रात बसर करने लगा। इन वाक़यात ने उसका दिमाग उलट दिया था। उसे अपनी हरकतें मुस्बत और दूसरों का रवैया मनफी दिखाई देने लगा था। उसके अंदर इंतकाम की अजीब सी चिंगारी सुलगने लगी थी। वो इस बात के पीछे पड़ गया कि वो कोई इल्म सीखेगा जिसके ज़रिए अपने ऊपर जुल्म करने वालों को जलाकर भस्म कर देगा, बैठे बैठे दौलत को अपने पास बुला लेगा। और इसकी जुस्तजू में वो एक आमिल की चौखट पर पहुंच गया। आमिल नासिर बंगाली बांग्लादेश से भागकर गैर कानूनी तौर पर कराची चला आया था और यहाँ पहुँचते ही आमिल बन गया था। वो एक ऐसे उस्ताद का शागिर्द था जो बंगाल का नंबर 1 जादूगर कहलाता था। काले इल्म, सिफली इल्म और जादू टूने करने और उसकी काट करने में माहिर माना जाता था। अपने उस्ताद की तरह उसने भी चंद ऐसे मंत्र हिफ्स कर लिए थे जिसके ज़रिए वो किसी की भी आंखों में झांक सकता था और उसे अपना मामूल बना लेता था। जो एक बार उसके जाल में फंसता था वो फिर मुश्किल से ही निकल पाता था। अजमल भी जब पहली बार उसके सामने पहुंचा तो उसका मुरीद हो गया। आमिल नासिर के घुटने उस वक्त तक पकड़े रहा जब तक उसने उसे इल्म सिखाने की हामी नहीं भर ली। नासिर बंगाली ने रौबदार लहजे में उससे कहा, औम तुम्हारा कौम कर देगा, लेकिन हमारा एक शर्त है। अजमल ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आमिल जी, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने बिला झिझक बड़ी रवानी में कहा, तोम को एक हसीन और जोमील मोहिला हमारे लिए लाना पड़ेगा। महिला का लफ्ज़ उसके लिए नया था। उसने परेशान होकर पूछा, ये मोहिला क्या है? क्या किसी परिंदे या जानवर का नाम है? आमिल ने गरज कर कहा, मोहिला यानी कंवारा लौरकी। हमारे लिए कंवारा लौरकी लेकर आएगा तो हम तोम को दूसरों को मोरने का इल्म सिखाएगा, दौलत लाने का इल्म बताएगा। वो आमिल का मुंह तकते हुए सोचने लगा। आमिल नासिर बंगाली ने हकीकतन घाट घाट का पानी पिया था। वो रोज़ाना 20 चेहरे देखता था और उन्हें पढ़ता था। उसके सामने अजमल की हैसियत बहुत ही मामूली सी थी। उसने सोचों में गुम देखकर कहा, क्या बात है, तुम किधर गुम हो गया? वो चौंकते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह से लड़की का नाम सुनकर मुझे लड़कियां याद आ गई थी। मेरी वर्कशॉप जहां पर मैं रात बसर करता हूं के सामने एक टूटे फूटे मकान में बेवा औरत रहती है। उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। छोटी बेटी मुझे पसंद करती है, आते जाते मुझे इशारा करती है। मैं भी उसे चाहता हूं, मगर क्या? उसकी बड़ी बहन बहुत सख्त तबीयत की है। लोग कहते हैं कि उस पर किसी का साया है, इसलिए खूबसूरत होने के बावजूद उसका रिश्ता कहीं से नहीं आता। 1-2 रिश्ते आए भी उसे पसंद भी करके गए, लेकिन उससे अगले रोज़ उस लड़की की मौत वाक़ई हो गई। सबका यही ख्याल है कि उसे साये ने मार दिया है। आमिल ने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उसको हमारे पास लेकर आओ।
हम उस साय को जलाकर भस्म कर देगा। उसने कहा, आमिल जी, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके घर में दाखिल होने के लिए, उसकी माँ से बात करने के लिए मुझे उसके घर के अंदर जाना होगा, और उस लड़की को अपने जाल में फांसने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। आमिल ने सोचते हुए कहा, चलो तो आज ही तेरा रिश्ता लेकर उसके घर चले चलते हैं। तुम उसके साथ शादी बनाने के लिए तैयार तो है ना? अजमल ने जवाब दिया, आमिल जी, ना तो नौकरी है, ना ही रहने के लिए कोई जगह। ऐसे में वो बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि आमिल ने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर चंद लम्हों के बाद खोलते हुए खुशियों भरे लहजे में बोला, हो गया तुम्हारा काम। अजमल ने भी हैरानी से पूछा, वो कैसे आमिल जी? हमारा एक मुरीदनी है, कल ही हमारे पास आया था। उसे मियाँ बीवी की ज़रूरत है। तुमको नौकरी भी मिल जाएगा और रहने के लिए क्वार्टर भी। बस अब मुझे तुम अपने ससुराल ले चल। जब वो उस बेवा के घर पहुंचे तो असर का वक्त था। आमिल ने बुजुर्ग की हैसियत से अजमल के रिश्ते की बात की। जब तमाम मामलात तय हो गए, शादी की तारीख आने वाले जुमे के दिन पड़ गई थी, तो मिठाई मंगवा ली गई। मिठाई खाते खाते आमिल एकदम से रुक गया। हाथ में पकड़ा हुआ लड्डू प्लेट पर वहीं रखता हुआ बेवा औरत से बोला, लो बहन, लो बहन, ओम को इस घर में साया होने का पता चल रहा है। उस औरत ने चौंक कर पहले आमिल को देखा, फिर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, अम्मी जी, हमारे आमिल जी बहुत पहुंचे हुए हैं। जहां कहीं भी भूत प्रेत या जिनका साया होता है, इन्हें फौरन पता चल जाता है। मैंने लोगों की जुबानी सुना है, लेकिन आमिल जी ने आज साबित कर दिया। अगर वाकई ऐसी बात है तो आमिल जी को बता दें, ये पूरे घर की बंदिश कर देंगे। जब तक वो बोल रहा था, आमिल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अजमल के रुकते ही अजीब से लहजे में बोला, यह साया किसी घोर पर नहीं है, किसी इंसान पर है। इस घोर में जो जो रहता है उसे हमारे सामने ले आओ, अभी पता चल जाएगा। औरत वैसे भी इन मामलात में डरपोक होती है, और बेवा होने के बाद तो मज़ीद बुज़दिल और कमज़ोर दिल हो जाती है, फ़ौरन घबरा जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों को आमिल के सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आमिल ने इतना डरा दिया था कि उसने घबराहट में दोनों बेटियों के नाम लेकर आवाज़ दी, बतूल, नजमा, जल्दी से इधर आओ। वो दोनों माँ की फर्माबरदार थी। एक ही आवाज़ पर दौड़ी चली आई। उनके आते ही आमिल ने गरजदार लहजे में कहा, दोनों ज़मीन पर आलती फालती मारकर बैठ जाओ। बेटियों ने माँ की तरफ देखा। माँ ने इशारों में बैठने के लिए कहा। वो दोनों सर पर दुपट्टा लेकर बैठ गई। आमिल ज़ेरे लब कुछ पड़ता हुआ दोनों पर बारी बारी फूंकने लगा। 4-5 बार फूंकने के बाद आंख बंद करके उनके सामने बैठ गया और फिर बोलने लगा, बदजात, हमारा नाम नासिर बंगाली है। ओम तुमको बोलता है महिला को छोड़कर चला जा, नहीं तो तुमको मार मार कर सत्यानाश कर देगा। उसने अपनी आंखें खोल दी और बात जारी रखी, हमारी आंख में झांक। दोनों बहनों ने बैक वक्त अपना झुका हुआ सर उठाया और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करने के बाद छोटी बहन उठकर चली गई। बड़ी ने अपनी आंखें उस आमिल की आंखों में डाल दी। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। आमिल चंद ही लम्हों में हार गया। पलके झपकाता हुआ बोला, लो बहन, इस लड़की का मुकम्मल इलाज करवाना पड़ेगा। इसको मेरे आस्थाने पर ले आना, अजमल के साथ भेज देना। बेवा ने कहा, हाँ मैं ले आऊंगी, लेकिन बतूल की शादी के बाद। अजमल और बतूल की शादी हो गई। 3-4 दिनों तक अजमल नई नौकरी और नई दुल्हन के नशे में धुत रहा। उसे आमिल की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला। 5वें दिन आमिल खुद उसके सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गया और उस पर बरस पड़ा कि वो जानकर नजमा के इलाज में देर कर रहा है। अगर उसे कुछ हो गया, वो मर गई तो वो उसे भी मार देगा। और बीवी से अलहदगी में उसे दबी आवाज़ में यह भी समझा दिया कि नए चांद के नज़र आने से पहले अपना अमल शुरू कर दे, वरना वो कभी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेगा। 6ठे दिन नजमा अपनी माँ के साथ बहन को घर ले जाने के लिए आई। उसी दिन ये बात भी तय पा गई कि नए चांद के शुरुआत के साथ ही नजमा का इलाज शुरू हो जाएगा। नजमा ने अपनी बहन की आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ रजामंदी जाहिर कर दी और फिर दोनों माँ बेटी बतूल को लेकर अपने घर चली गई। जिस दिन बीवी अपने मैके गई, अजमल चिल्ला काटने वाला सामान खरीदकर आमिल के पास पहुंच गया, जिनमें एक शराब की खाली बोतल थी, मिट्टी की एक हंडिया थी
10-12 छोटे छोटे से प्लास्टिक के गुड्डे, अगरबत्तियों और मोमबत्तियों के पैकेट थे। आमिल ने अमल का तरीका बताने से पहले अपने पास से एक बोतल पानी देते हुए कहा, यह 40 मुर्दों को नहलाया गया पानी है। इस पानी से अच्छी तरह इस बोतल को धो ले। उसके बाद तरीका बताते हुए कहा कि 40 दिनों तक उसे हर रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक मंत्र का जाप करना है और पढ़ पढ़ कर शराब की बोतल का ढक्कन उठाकर फूंक मारना है। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती रोशन करनी है और अगरबत्तियां जलानी है। उसे ये भी बताया गया कि अगर दरमियान में वो डर गया, खौफजदा होकर मंत्र गड़बड़ा गया, तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। उसका दिमाग भी उलट सकता है और वो मर भी सकता है। अजमल के दिमाग पर जैसे भूत सवार था। उसे ना ही दिमाग उलट जाने की परवाह थी, ना ही अपनी मौत की। वो दूसरों को मारने के नशे में हर मरहले से गुजरने के लिए तैयार था। पहली रात उसे तजुर्बा हुआ जब मंत्र पढ़ने के दौरान मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगी और फिर बुझ गई। कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। और फिर एकदम से कोई उसके कांधों पर सवार हो गया। वो मंत्र पढ़ता हुआ उठना चाहता था, लेकिन बोझ इस कदर ज़्यादा था कि उठना नामुमकिन था। वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने 40वीं बार मंत्र पढ़ा, बोझ उस पर से बिल्कुल गायब हो गया। वह खौफ की वजह से पसीने पसीने हो गया था। बड़ी हिम्मत करके उसने दोबारा मोमबत्ती रोशन की। कमरे में उजाला हुआ तो उसकी जान में जान आई। उसने शराब की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला, उसमें फूंक मारी और बंद कर दी। दूसरे कमरे में बेवा औरत नजमा दूर बैठी हुई थी। आमिल नासिर नजमा के करीब था, ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने नजमा के चेहरे पर फूंक मारी। नजमा ने अपनी आंखें खोल दी। आमिल ने फौरन अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी और फिर अजीब से लहजे में बोलने लगा, हम जानता है तुम कौन है। नजमा ने भी अपनी आवाज़ भारी कर ली और बोली, मेरा नाम नजमुल हुदा है। मैं भी तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मेरा पीछा छोड़ दे वरना मैं तुझे उल्टा कर रख दूंगा। तेरे पास जादुई कुव्वत है तो मेरे पास भी जिन्नाती कुव्वत है। आमिल ने झुंझुलाकर गुस्से से कहा, तोम साला झूठ बोलता है, हमारे साथ ड्रामा कर रहा है। सीधी तरह इस लड़की का पीछा छोड़ दे। इतना कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा और नजमा ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाने लगी। एक हफ्ते तक आमिल और अजमल के चिल्ले इसी तरह चलते रहे। दूसरा हफ्ता शुरू होते ही दोनों के चिल्ले में जादुई असर पैदा होना शुरू हो गया। अजमल बदरूहों का मुकाबला करने का आदी हो गया और नजमा आमिल नासिर की मामूल बन गई और रफ्ता रफ्ता उसका हुस्न मांद पड़ने लगा। उसका भरा भरा गुदास बदन सुकड़ने लगा। बेवा को परेशानी लाहक हुई तो आमिल ने यह कहकर उसे समझा दिया कि नजमा पर से जिन बड़ी मुश्किलों से जा रहा है, जब वो मुकम्मल तौर पर उससे आज़ाद हो जाएगी तो फिर से सेहतयाब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन चंद दिन और गुजरने के बाद वो बिस्तर के साथ लग गई और फिर अमल शुरू करने के 25वें दिन वो मर गई। बेवा माँ और बहन ने आमिल के खिलाफ FIR कटवा दी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई थी कि उस आमिल ने 20-22 दिनों तक मुसलसल नजमा का जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। उसने अपने काले इल्म के जरिए उसे गूंगा और बहरा बना दिया था। बतूल ने थानेदार को बताया कि नजमा हकीकत में आमिल नासिर बंगाली से इंतकाम लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसकी बचपन की सहेली को बर्बाद किया था। अपने काले इल्म से उसके ससुराल वालों के कहने पर सहेली का दिमाग इस तरह उल्टा कर दिया था कि उसने एक दिन खुद ही अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। जब नजमा को पता चला कि अजमल भी उसी आमिल का मुरीद है, तो उसने मुझे अजमल को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कहा। अजमल भी अपने घर से ठोकर मारकर निकाल दिया गया था और हमारे वालिद की वफ़ात के बाद हमारे ख़ानदान ने भी हमें ठुकरा दिया था। हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए गए थे, क्योंकि मेरा बाप एक नंबर का अय्याश था। वो पराई लड़कियों की दलाली करता था। चुनाचे मेरे लिए अजमल जैसा रिश्ता ही मिल सकता था और मेरी बहन आमिल नासिर तक पहुंच सकती थी। लेकिन अफसोस, मेरी बहन इसके जादुई असर के ताबे हो गई। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि वो मरने के बाद भी अपना इंतकाम लेगी, अपनी सहेली का इंतकाम लेगी, क्योंकि अब वो जिस्म की कैद से आज़ाद हो चुकी है। बतूल का बयान आमिल के लिए चैलेंज था। थाने में बंद होने के बावजूद उसने नजमा के भूत से काट करने के लिए लॉकअप में ही बंदोबस्त कर लिया था
اور اس کے لیے تھانے دار کو کچھ رقم بھی دی تھی۔ سپاہیوں کو بھی خوش کیا تھا۔ 25ویں شب شروع ہو چکی تھی۔ لاک اپ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عامل ناصر بنگالی اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اگربتیاں جل رہی تھی۔ سامنے ہی شراب کی خالی بوتل بکری کے خون سے بھری ہوئی پڑی تھی۔ تھانے کے لاک اپ کی تمام بتیاں بجھا دی گئی تھی۔ تب عامل نے موم بتی روشن کر دی۔ اس کا لاک اپ روشن ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے زور زور سے پڑھنے لگا۔ دوسرے لاک اپ میں جو قیدی تھے وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور عامل کو دیکھنے لگے۔ جو سنتری راؤنڈ پر تھے وہ بھی ٹہلنے کے بجائے ایک جگہ رک گئے اور ایک ٹک لاک اپ کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے اندر تجسس تھا کہ اب یہ تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عامل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منتر پڑھنے کی بجائے گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ سب نے سمجھ لیا تھا کہ اس نے جس کے لیے منتر پڑھا تھا وہ آ گئی تھی اور شاید صرف اسے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نجمہ نے مردانہ آواز میں کہا، او عامل، میں جو چاہتا تھا مگر نجمہ کی محبت میں نہیں کر سکا، وہ تو نے کر دیا۔ تو نے اسے مار کر میرے پاس پہنچا دیا۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے، لیکن افسوس میں تجھے اس احسان کا بدلہ کچھ اچھا نہیں دے سکتا، کیونکہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے روپ میں شیطان ہے، وہ شیطان جو اللہ کا نافرمان ہے۔ میں آگ سے ضرور بنایا گیا ہوں مگر میں اللہ کا نافرمان نہیں ہوں۔ جہاں انسان کا ذکر آتا ہے وہاں میرا بھی نام لیا جاتا ہے۔ عامل نے کہا، تم کوئی بھی ہو، ہمارا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم تم کو… دیکھنے والی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی، لیکن دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ پاگل لگ رہا تھا۔ ایک قیدی نے چیخ کر کہا، سالہ عامل پاگل ہو گیا ہے، اسے پاگل خانے میں بھرتی کر دو۔ عامل نے غصے سے گھوم کر دیکھا۔ اسی وقت نجمہ کے جن نے اس کی گردن اپنے شکنجے میں پکڑ لی اور فرش سے 4-5 فٹ اوپر اٹھا کر پھر زمین پر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے سامان پر گرا، بوتل ٹوٹ گئی۔ بکری کا خون اس کے کپڑوں پر لگ چکا تھا، فرش پر بکھر چکا تھا۔ وہ سمجھا کہ بوتل ٹوٹ کر اس کے کولہے میں لگ گئی ہے اور وہ خون اس کا ہے۔ وہ خوف سے چیخنے لگا، اماں رے، ام کو بچاؤ! لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ لاک اپ کا دروازہ کھول کر اندر آتا۔ قیدی اور سپاہی دونوں ہی خوفزدہ تھے اور خوفزدہ نگاہوں سے عامل کا حشر دیکھ رہے تھے۔ وہ بری طرح پٹ رہا تھا، مار کھا رہا تھا، اور آخر کار نجمہ کے جن نے اس کے کھلے ہوئے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور زبان گدی سے باہر کھینچ لی۔ عامل اور بکرے کا خون آپس میں مکس ہو گیا تھا اور وہ بے ترتیب انداز میں فرش پر گر کر تڑپنے لگا اور جسم تھوڑی دیر میں بے جان ہو گیا۔ عامل کے گرفتار ہوتے ہی اجمل بھی روپوش ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا چلہ جاری رکھا تھا۔ جب عامل کی موت ہوئی اس وقت وہ ایک برف خانے میں موجود تھا، جہاں ٹوٹے پھوٹے برف کے سانچے رکھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان موم بتی اور اگربتی جلائے بیٹھا تھا۔ یہ برف خانہ اس کے دوست کا تھا۔ 25ویں شب کی دوپہر گزر چکی تھی۔ وہ ایک ٹک موم بتی کی لو کو دیکھ رہا تھا اور منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے 24 دنوں میں موم بتی کی لو پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ نہ بھڑکتی تھی اور نہ ہی بجھتی تھی۔ 40 مردے اسے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ شمع کے سامنے پروانوں کی طرح منڈلاتے رہتے تھے۔ ایک دم سے ان میں 41واں وجود نمودار ہو گیا۔ وہ اس روح کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ منتر پڑھتی ہوئی زبان رک گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، تم؟ بس ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے جب انسان کی سانس رکتی ہے اور وہ روح میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی لمحہ تو ہوتا ہے جب زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ بس ایک ہی لمحہ تو ہوتا ہے جب مجرم چپ ہوتا ہے اور گرفت میں آ جاتا ہے۔ وہ گرفت میں آ چکا تھا۔ 40 مردوں کی بھٹکتی ہوئی روحوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے، اس کے جسم کی بوٹیاں نوچنے لگے۔ وہ چیخنے چلانے لگا، مدد کے لیے اپنے عامل کو پکارنے لگا، مگر وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ ایسے وقت نجمہ کے جن نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 روحیں وہاں سے چلی گئیں۔ اب وہاں صرف وہ دونوں آمنے سامنے رہ گئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، مجھے معاف کر دو نجمہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ نجمہ کے جن نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا،
हरामजादे, मैंने तुझे इसलिए नहीं बचाया कि तुझे जिंदा छोड़ दिया जाए। तुझे मरना है और मेरे ही हाथों से मरना है। उसने हकलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहन का सुहाग हूँ। क्या तुम मुझे मारकर अपनी बहन को बेवा कर दोगी? नजमा के जिन ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और पूरी ताकत से छत की तरफ उछाल दिया। वो छत पर जाकर लगा और फिर नीचे चला आया। नजमा के जिन ने कहा, मैं नजमा नहीं हूँ, मैं उसका आशिक जिन हूँ। तू नजमा की बहन का सुहाग है, मेरा नहीं। तू तो मेरी नजमा का कातिल है। तूने उसकी मासूमियत एक दरिंदे के हाथों ख़त्म करवा दी, उसका हुस्न दागदार कर दिया। जिसे मैं छूने से खुद को रोकता था, उसे एक शैतान ने छू लिया, और इसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू। मैं उस शैतान को शैतान की मौत मारकर आ रहा हूँ, और अब तेरी बारी है। इतना कहने के बाद उसने अजमल को उठाकर डब्बों पर फेंकना शुरू कर दिया। बर्फ बनने का शोर इतना था कि किसी को खबर ही नहीं हुई कि अंदर अजमल के साथ क्या हो रहा है। उन्हें उस वक्त पता चला जब एक सांचे में से बर्फ की सिल बाहर निकली, तो उस सिल के अंदर अजमल का मुर्दा जिस्म मुंजमिद था। वो बर्फ के साथ बर्फ बन चुका था। 25वीं शब इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।